3 ऐसे लेसन्स जो आर्मी से आपने सीखे? पहला लेसन है नेवर गिव अप। दूसरा जो मैंने सीखा बी अ टीम प्लेयर। तीसरा जो मैंने सीखा होप ऑफ सक्सेस। तो बॉलीवुड में जो दिखाया जाता है वो सही है? आर्मी का रिप्रेजेंटेशन? बॉलीवुड में यस, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके चला गया और वहां से रीडिंग भी लेना था और एक मुझे गड्ढा दिखा जिसमें राख थी, तो मुझे समझ में ये आया कि किसी ने यहाँ पे राख दिखाई। वो जैसे ही गड्ढा देखा उसमें राख थी और उससे मैं जैसे ही बाहर आया तो मुझे एक ब्लास्ट सुनाई दिया, बूम करके एक धमाका हुआ जोर से। द मोस्ट ऑनरेबल थिंग खालसा जो कर सकता है, उसने अपने सर की पगड़ी निकाली, मैं भी मेरा पाँव उसको दिख रहा, उसने वो मेरी ड्रेसिंग थी, उसने उसको बांधा। तो हाउ डिड यू डिसाइड कि आपको पैराग्लाइडिंग करनी है फिर से, यू नो, आफ्टर लूजिंग योर वन लिम्ब? When people doubted my ability to walk, I decided to fly. कर्नल गोयल, आज इतना अच्छा लग रहा है आपके साथ फिर से मिलके। हम काफी बार पहले भी हमारे डिस्कशंस हुए हैं, बट ये जो कॉन्वर्सेशन है आज बहुत स्पेशल है क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन में हम चाहेंगे आपके जो लाइफ के लेसन्स हैं, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है थ्रू दिस पॉडकास्ट, वी लाइक व्यूअर्स टू गेट इंस्पायर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, आज कोशिश यही रहेगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं जितने ज़्यादा लोगों से शेयर कर पाऊँ, मुझे लगता है जितने लोग इसका बेनिफिट ले सके, मुझे उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी। तो आप अपना बचपन, आपका आर्मी डेज, कैन यू टॉक अबाउट दैट? यस, सो एज अ चाइल्ड, मैं मुंबई को बिलोंग करता हूँ, तो इतना कुछ ज़्यादा आर्मी के बारे में कभी कुछ नॉलेज नहीं थी हमें। और बोर्डिंग स्कूल में मैंने अपना पूरा स्कूलिंग किया पंचगनी में, और स्कूल करने के बाद जब वापस कॉलेज के लिए मुंबई पहुंचा, तो जैसे एक आम युवा होता है कि दोस्तों में, पढ़ाई में, खेल कूद में, मेरा कॉलेज लाइफ भी वैसे ही चल रहा था। और बीच में जैसे आप उस उम्र के उस पड़ाव में रहते हैं जब आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए होता है। इस सेंस ऑफ अचीवमेंट यानी कुछ हासिल करने की चाह में कहीं मैंने एक गलत संगत हो गई मेरी, जिसकी वजह से मैंने अपने जिंदगी के 1 साल मुझे ड्रॉप करना पड़ा। व्हाट डू यू मीन बाय गलत संगत? गलत संगत इसलिए कि जैसे आपको ऐसे लोगों से जान पहचान हो जाती है जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, जो कॉलेज में बहुत लोगों को भटकाने का काम करते हैं कि पढ़ाई लिखाई से कुछ ज्यादा नहीं, बिजनेस कर लेना, बहुत चीजें हैं, बहुत ऑप्शंस है, और उन दिनों ऑप्शंस भी ज्यादा नहीं थे। ये कब की बात होगी? ये 25 साल पहले, अच्छा, आज से। और इसमें कि नहीं कुछ कर लें, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, बाद में मैंने रियलाइज किया कि पढ़ाई से अच्छी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती, आपकी लाइफ उसके बाद बनना शुरू होती। तो मुझे लाइफ ने जो थपेड़े देके सिखाए वो सब सीखते हैं, तो वैसे ही सीखते हैं। हाँ जी, तो उससे वापस जब आने का मौका मिला, तब फिर से जब मैंने अपना स्ट्रीम भी चेंज किया। पहले मैं साइंस में था, बाद में मैं आर्ट्स में आके मैंने साइकोलॉजी को पकड़ा, जो साइकोलॉजी ने मेरे खुद के एक्सपीरियंस को और बढ़ाया। उसके बाद इसमें इतना डीप में चला गया कि मैंने इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया, प्रैक्टिकल्स में डिस्टिंक्शन हासिल किया, और इसके बाद मैं लेक्चरर बन गया मुंबई के कॉलेज में, और एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरर था, और साथ ही साथ मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में टीचिंग असिस्टेंट था साइकोलॉजी में। तो दिन में मैं यहाँ पे लेक्चरशिप करता और दोपहर में मैं एज अ टीचिंग असिस्टेंट यूनिवर्सिटी जाता। तभी मेरा मकसद यही था, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ज्ञान शेयर करूं, नॉलेज शेयर करूं, एक वो मोटिवेशन तो था। ये जो पीरियड आप बता रहे हैं, ये आर्मी के पहले है कि बाद बहुत में? पहले आर्मी के, जी। तब मैं तो मतलब यू स्टार्टेड योर करियर एज अ लेक्चरर? जी। ओह, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट योर लाइफ, you know, how it transformed from lecturer to army and again now a different innings, right? जी। तो लेक्चरशिप के समय कुछ ऐसा हो गया, जैसे कि आप पॉलिसी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी सैलरी कुछ महीनों से बंद हो गई।
ठीक है वो अपने टाइम से आ जाती है, आ गई होगी, लेकिन तब तक मेरे लिए एक नई जॉब ढूंढना बहुत जरूरी हो गया था। और उन दिनों मुझे याद स्ट्रगल नहीं, ऑफ सर्वाइवल। स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल। तो उन दिनों जो हमारे साथी थे, जो रीडर थे लाइब्रेरी में, वो उन्होंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग मुझे ला के दी और कहा कि सर ये एक आर्मी के लिए वैकेंसी है और ये आप ही के लिए जॉब बनी है। तब मैंने बड़ा उनको बहुत ही लाइटली लिया। मैंने कहा अरे नहीं सर, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनको फौज में जाना चाहिए या फिर उन्हें जॉब की जरूरत है। तो मैं तो अपने ऑलरेडी मेरा जॉब यहाँ पे करियर सेट हो गया है, तो मेरा इतना खास इंटरेस्ट नहीं। तो उन्होंने मुझे इतना पुश किया, इतना कि नहीं नहीं सर आप, तो मैं बोला ठीक है सर मैं साइन कर देता हूँ और इसमें डिटेल आप भर देना। वो साइन होके वो चला गया और मैं भूल गया इसके बारे में। अच्छा। जी। क्वाइट इंटरेस्टिंग। और 3-4 महीने बाद, जब ये हो गया दिसंबर में, जब 3-4 महीने बाद यानी जब एकेडमिक ईयर खत्म हो जाता है, तब मैंने जॉब चेंज करने का डिसाइड कर लिया था। और रेलवे स्टेशन पे जब मैं बैठा, तो मेरे एक कॉलेज का फ्रेंड था जो वहां पे बैठा, ऐसे ही उससे बातचीत करते, हम ट्रेन का वेट कर रहे थे, तब मुझे पता चला कि एक कॉल लेटर आया हुआ है और वो कॉलेज में है। और वो कॉल लेटर में जो डेट थी वो 21-22 मई की थी। तो मैंने तैयारी एक तरह से बिल्कुल नहीं की थी, लेकिन एक मन बना लिया था कि ठीक है जाकर कितने आते साल हैं। के होंगे यहाँ पर आप? मैं 23.5 साल 6 महीने ऐसे कुछ, या अबाउट टू बी 24 ऐसे कुछ था। एंड उस दौरान फिर जब कॉल लेटर आया मैं चला गया एसएसबी बैंगलोर। वहां जाने के बाद मेरी तैयारी कुछ नहीं थी, आपको मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा, लेकिन एक जज्बा था, कॉन्फिडेंस था, और मैंने जितनी भी बातें की वहां पे बहुत दिल से की। इंटरव्यू में मैंने पूरा पार्टिसिपेट किया। 3 चीजों का जो बहुत अच्छा जो तो आपने मिक्सचर कोई था। ट्रेनिंग नहीं लिया था, फॉर्मल एसएसबी कोई ट्रेनिंग ट्रेनिंग, नहीं, मतलब जिसके लिए लोग इतने लोग सालों तक इतना प्रिपेयर करते हैं? पैसा टाइम, जो मैं आज भी हमारे युवा पीढ़ी को बताना चाहूंगा कि अगर फौज में जाना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, सच्चाई होना बहुत जरूरी है, कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है, और आपका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। तो मेरे अंदर ये पर्पस था कि जाना है। मुझे खुद नहीं पता था कैसे जाना है, लेकिन जाना है। एक एक एम बन गया था मेरी लाइफ का। उस समय जो मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे को बहुत सारे सवाल पूछे जो जिसको आज मैं सोच सोच के हंसता हूँ कि मैंने कैसे ऐसे बेवकूफी से भरा जवाब दे दिया, लेकिन उसमें भी सच्चाई थी। कुछ कुछ बताएंगे? मैं आपको बताऊंगा। जैसे जब मैं वहां पहुंचा, बाकी चीजों में तो खैर मेरी मास्टरी थी, साइकोलॉजी सब्जेक्ट था ही था मेरा, तो मुझे उससे कुछ खास। लेकिन जब इंटरव्यू में बैठा, जब मुझे पूछा गया कि आपने 12th में एनडीए के लिए क्यों नहीं अपीयर किया, तो मैंने बोल दिया नहीं, हाँ हमें गाइडेंस नहीं थी। फिर उन्होंने बोला कि आपने एनसीसी में क्यों नहीं ज्वाइन किया, तो मैंने बिल्कुल ही कैजुअली बोला कि मुझे लगता था कि वो राइफल लेके धूप में पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, इससे अच्छा कैंटीन में चाय पी लेते। तो वो हंसने लग गए। फिर उन्होंने बोला ग्रेजुएशन में क्यों नहीं किया, मैं बोला ग्रेजुएशन में सर मुझे सिविल सर्विसेज में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने कभी सोचा नहीं। अभी क्यों आए हो? अभी वो सर ने फॉर्म भर दिया इसलिए मैं आया। फिर उन्होंने बोला कुछ तो सोचा होगा। मैं बोला हाँ सर सोचा है, हमारे बॉम्बे में एक जगह है विरार नाम की, वहां पे पैराग्लाइडिंग होती है, और मैं देखता हूँ न्यूज़पेपर में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो बहुत महंगा है सर, और आर्मी में आप लोग फ्री में करवा दोगे। सो वो काफी हंसे। लेकिन मुझे तब नहीं पता था कि शायद मैं पैराग्लाइडिंग में बहुत डीप में घुस जाऊंगा। मुझे तब पैराग्लाइडिंग का पी भी नहीं पता था। लेकिन जिस चीज की वजह से मैं सिलेक्ट हुआ, ये तो चलो बहुत सारे क्वेश्चंस में से थे जो जैसा आपने पूछा। एक मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज ग्राउंड पे, किस्मत ने बोल लीजिए, ऊपर वाले ने, सिचुएशन ने दे दिया था। मैं जब पढ़ाई छोड़ गया था, छूट गई थी मेरी पढ़ाई, तब मैंने ढाबा चलाया। अच्छा। बहुत सारे लोगों से मिला, ड्राइवरों की गाली खाना, ड्राइवरों का एक अपशब्द बोल देना, उसको झेलने की शक्ति। फिर आप मार्केट में जाके जब ग्राउंड रियलिटी में, तो मैं जब वो ढाबा चला रहा था, मैं कुक था, मैं वेटर भी था, मैं डिश वॉशर भी था, प्लेटें भी मैं धोता था, और जो खाना बनाना है वो भी मैं ही बनाता था। चीफ एवरीथिंग जी ऑफिसर। जी 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 जी। उसके बाद तो वो सारा नॉलेज था। तो जब मेरे से पूछा गया कि अपने बारे में बताओ, तो मैंने ये सारी चीजें बताई कि मैंने ढाबा चला, ये चला। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि अच्छा तंदूरी रोटी कैसे लगाते बताओ।
तो उनको शायद कंफर्म करना होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो मैंने बताया उनको कि कैसे हाथ के पूरे बाल आपके बिल्कुल गायब हो जाते हैं, जल जाते हैं जब आप तंदूरी रोटी में हाथ डालते हैं और उसको, तो ये सारी मैंने बताया। उसके बाद मेरे पास दूसरी चीज थी कि आप मुंबई के लोकलों में धक्का खाते हुए जाते हैं। तो मैं वसई से सांता क्रूज जब उतरता था तो मुझे 2 लोकल चेंज करनी पड़ती थी, 1.5 घंटे का सफर। तो 1.5 घंटे के सफर में आप क्या करोगे, आपकी ट्रेन पूरी भीड़ से भरी हुई। तो मैं जो न्यूज़पेपर लेके चलता था उसको 4 फोल्ड करके मैं उसको कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था। तो मेरा जो करंट अफेयर था वो बहुत स्ट्रांग हो गया था। रोज की सिचुएशन, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल हालात क्या चल रहे हैं वो सारा, तो मेरा करंट अफेयर उस टाइम में तगड़ा हो गया था। तीसरा, क्योंकि मैं लेक्चरर था, साइकोलॉजी पढ़ाता था, तो मेरी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग थी। तो उन्होंने मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज, करंट अफेयर की नॉलेज और सब्जेक्ट नॉलेज, जब तीनों को कंबाइन किया उसमें मैंने बहुत अच्छा किया था, जो मुझे याद है। राइट। जी प्लस आपका जो एकदम ऑनेस्ट और कैंडिड अप्रोच था, जी जो एक ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी जी होता है, जी आर्मी ऑफिसर के लिए, जी तो वो दैट वाज लाइक आइसिंग ऑन द टॉपिक। जी। तो मेरे को सोचना नहीं पड़ा कि मैं आगे सवाल का क्या जवाब दूंगा। जैसे दिल में आ रहा था सच्चाई के साथ मैं बोलता जा रहा था, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि वो क्या सोचेंगे। मुझे ये था कि मुझे जो बोलना है मैं खुल के अपनी बात रखूंगा, और मैंने वही किया। जी। तो 3 ऐसे लेसन्स जो आर्मी से आपने सीखे हैं। 3 ऐसे लेसन जो मैंने आर्मी से सीखे। सबसे पहला लेसन है नेवर गिव अप। क्यों? वो इसलिए कि जो जब आप अपनी टीम को लीड करते हैं, आप अपने मेन को कमांड करते हैं, जब वो अपने लीडर को देखेंगे कि ही इज नॉट गिविंग अप टिल द लास्ट मोमेंट, उनका जो हौसला है वो 100 गुना बढ़ जाता है। एंड नेवर गिव अप आपको हमेशा, इंडियन आर्मी का मोटो है, जीत की तरफ ले जाता है। और ये हमारी हिस्ट्री रही है, ट्रेडिशन रहा है। वी हैव नेवर लॉस्ट। तो हम जीतते ही जाते बिकॉज ऑफ नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये मैंने खुद के लिए भी बहुत अप्लाई किया, एंड टुडे आई एम लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ बिकॉज ऑफ दिस नेवर गिव अप। दूसरा जो मैंने आर्मी में जो मैंने सीखा, बी अ टीम प्लेयर। जो हमारे बंदे हैं, देखिए हमारे लिए कंट्री, नेशनल फ्लैग बहुत ऊपर है। बिल्कुल। ये हम सोल्जर्स की बात कर रहा हूँ, वो भगवान के बराबर है। तो हम जब हम आगे जाते हैं फ्रंट पे, कंट्री के बारे में उस टाइम पे नहीं होता है। उस टाइम पे थोड़ा नीचे लेवल पे आते हैं हम, रेजिमेंटेशन। उसके नीचे आते हैं आपकी बटालियन, राइट। और उसके नीचे आते हैं आपके टीम मेंबर्स। कल को अगर मेरे टीम मेंबर को एक गोली लगती है तो वो ये सोच रहा है कि मेरे टीम का जो लीडर है या मेरी टीम के मेंबर है, मुझे पहली बात यहाँ अकेले नहीं छोड़ेंगे, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर पे जो भी चीजें हैं मेरा ध्यान रखा जाएगा। There will be somebody to Yes. take care of my तो ये family. बीइंग अ टीम प्लेयर एक्चुअली इज अ वेरी, हमारी इंडियन आर्मी का बैकबोन है, बहुत स्ट्रांग बैकबोन है। और उसमें जब आपका टीम लीडर खास करके हर ऑपरेशंस में लीड करता है, हमारे सारे ऑफिसर्स जितने शहीद हुए हैं, जिन्होंने कैजुअलिटी का सामना किया है, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, डेटा उठा के देख लीजिए, दे वर ऑलवेज लीडिंग। ये इंडियन आर्मी का एक मोटो है, बेस्ट है। तीसरा जो मैंने सीखा इज होप ऑफ सक्सेस ओवर फियर ऑफ फेलियर। हमारे इसमें फियर ऑफ फेलियर का वो डेफिनेशन नहीं है, हमारे है होप ऑफ सक्सेस। Hope of success. हाँ, Can you कि just elaborate एक that? एक उम्मीद पे हम रहते हैं कि ये होगा। कुछ सक्सेस का मतलब है जो सफलता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, जैसे हम कहते हैं। तो एक उम्मीद पे हम चलते हैं, ये नहीं कि अरे यहां तक पहुंच गए कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, थोड़ा और आगे चलते हैं, सक्सेस मिलेगी, थोड़ा और आगे चलते हैं। हम जितने भी ऑपरेशंस लीड करते हैं या गेम भी खेलते हैं, लास्ट पॉइंट तक हम ये नहीं कि फियर ऑफ फेलियर अब वही किया गिव अप कर दो, नहीं, लास्ट पॉइंट और आधा मिनट भी बचा है, हम तब तक उसको लड़ते हैं। दैट इज वेयर होप ऑफ सक्सेस ओवर फियर ऑफ फेलियर। तो इसी वजह से शायद आर्मी वाले लोगों को प्रेफर किया जाता है कॉर्पोरेट करियर में भी। बहुत ज्यादा, बिकॉज एक तो दे आर ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स। ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर से सबसे ऊपर आता है इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, their conduct, their courtesy and being hard worker। क्योंकि 20 साल, 22 साल, 25 साल, 34 साल they've been grilled into this kind of system,
एंड दे हैव बीन एंजॉयिंग दैट। तो इसीलिए एक आर्मी मैन बीइंग ऑलवेज एन आर्मी मैन, तो कॉर्पोरेट के लिए भी ये बेनिफिट हो जाता है। तो बॉलीवुड में जो दिखाया जाता है वो सही है, आर्मी का रिप्रेजेंटेशन? बॉलीवुड में यस, अभी जो आज के टाइम में जैसे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इट इज मच नीडेड। अगर मैं कंपेयर करूं बाकी देशों से, तो हमारे पास पावर ऑफ मीडिया बहुत स्ट्रांग है और आज उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। जितनी भी पिक्चरें आई हैं, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं और एक तरह से एक यूथ के अंदर एक ऊर्जा दौड़ने लगती है कि यस, मुझे आर्मी में जाना है। तो बिल्कुल, और मैं तो चाहूंगा कि अभी जितनी भी रिप्रेजेंटेशन हो रही है बहुत अच्छी है, लेकिन 50% है। अच्छा, हाँ 50% हाँ है? जी। ओह, हम जिस हिसाब से जीते हैं, हमारे, आप पोस्टों पे चले जाइए, हमारी लाइफ पोस्टों पे कैसी होती है। हमारा जो साथी होता है सोल्जर्स के अलावा, वो चील, कौवे, आसपास के जानवर, तो ये हमारे साथी होते हैं। उस टाइम पे हम कैसे उसको ओवरकम करते हैं, क्योंकि लोनलीनेस में आपका सबसे बड़ा एनिमी आपका वेदर, टेरेन, और आपको इल्यूजन होने लगते हैं। एक वहम जैसा होता है जब आप माइनस टेम्परेचर में चल रहे हो, जब आप उस जगह पर जा रहे हो जहां पे लोगों को फियर ऑफ डार्कनेस होता है, वहां पे कैसे हैंडल करते हैं। तो ये तो 50% है। फिर उसके बाद उसका रहन सहन एकदम ग्राउंड जीरो पे जाके, अब आप जब आप देखेंगे तो एक यूथ जो एक मोटिवेशन की चाह में है, एक 17 साल 18 साल का यूथ जिसको एडवेंचर चाहिए, एड्रेनलिन चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए, वो जब देखता है उसके लिए और अपीलिंग होगा कि वाओ, और उसको रियलिटी से और जोड़ेगा। तो इसीलिए व्हाई पीपल प्रिफर सोल्जर इफ कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। जी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई जी बिफोर एंड आफ्टर यू मेट योर कैजुअलिटी। जी। What exactly happened? Could you tell something about that incident? ओके। Yeah, it's a very heavy question, I know. नो नो, इट्स नॉट अ हैवी क्वेश्चन। इसको है कि मैं, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ एवरीथिंग, बट इसको मैं कम समय में कैसे ढालूं, मैं वो सोच रहा हूँ। जी। सो पहली चीज, जब मेरी कमीशनिंग हुई, जब मैं फौज में आया एज ए कमीशन ऑफिसर, तो मेरे लिए लाइफ वाज नॉर्मल लाइक एनी अदर सोल्जर। की ड्यूटी है, एडवेंचर है, ऑपरेशंस है, जो भी आपके रास्ते में आ रहा है उसको आपने पूरे शिद्दत के साथ निभाना है। तो वो चल ही रहा था, आया दिन गया, नया दिन आया गया। लेकिन कैजुअलिटी जब हुई, उससे पहले हमने कुछ एक सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए थे, और उस ऑपरेशंस के बाद जैसे ही एक नई जगह पर मेरे को भेजा गया, वहां पर मुझे कुछ दिनों बाद मेरे एडजुटेंट का कॉल आया, जो हमारे बॉस होते हैं, जो आपके डेली एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे एक्टिविटी, ट्रेनिंग, जो उनका ध्यान रखते हैं। तो उनका आया कि डीडी इन्फिल्ट्रेशन हुई है। इन्फिल्ट्रेशन का ये कब का टाइम है? मतलब उसके ये पहले आपको अक्टूबर, कितने साल हुए थे आर्मी मुझे में? साल नहीं, मुझे सिर्फ 3 महीने हुए थे, 4 महीने हुए थे इस कमीशनिंग के ओके बाद। हाँ, ओके। मैं जून में कमीशन हुआ, जून से अगस्त सितंबर तक हम अपने काफी उसमें रहे, एक्शंस में। और उसके बाद अक्टूबर में, अक्टूबर की एक शाम, 21 अक्टूबर की शाम को मेरे को कॉल आता है सर का कि डीडी इन्फिल्ट्रेशन हुई है एंड देख कर आना। अच्छा। और उन्होंने जनरल लोकेशन दिया, और उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ तुझे एक नया पोस्ट बनाना है वहां पे, तो उस एरिया को, उसको, लोकेशन को पहचानना, कहाँ पर हमें बनाना है, ताकि इस तरह की जो गतिविधियां हैं उस पार से वो ना हो। और तीसरा मुझे बताया गया था कि हमारे पड़ोसियों को बता दो कि हम यहाँ ही पर है, ज्यादा कहीं दूर नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज, इंग्लिश में हम बोलते हैं एरिया डोमिनेशन पेट्रोल। ओके। ताकि आप डोमिनेट कर रहे हैं एरिया। तो हमने सुबह अपनी जर्नी शुरू की, और हमने तकरीबन सुबह 4 बजे हमने अपना अरदास किया। आई वॉज पार्ट ऑफ सिख रेजिमेंट। अच्छा। तो हमने, ट्रूप्स ने जो रेजिमेंटल प्रेयर होते हैं, हमने वो किया, और उसके बाद हमने मार्च ऑफ किया। ओके। तकरीबन 11 किलोमीटर चलने के बाद, और एक हाइट पे पहुंचे, तो तकरीबन 13,500 की हाइट थी। एक पहाड़ी पे पहुंचे ऊपर, और वहां से अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ। वहां से और जब आगे बढ़े, तो एक ऐसा पैच आया, नैरो पैच, एक पतली सी पगडंडी जैसा पहाड़ी के ऊपर, जो
मैं कहूंगा 1 से 1.5 फीट से ज्यादा चौड़ी नहीं थी। बस बस इतने हाँ नैरो स्ट्रेच पे आप चल हाँ रहे जी, थे। तो उसमें एंड हमने हाइट ऑफ जी 13,000 स्क्वायर। 13,000, ओके। तो उसमें आप हाथ और पाँव का इस्तेमाल करते हुए क्रॉल करते हुए आप जा रहे हैं। वहां पे ऐसे था कि अगर आप फिसलोगे, इस तरफ जाओगे तो पाकिस्तानी साइड है, ओके। और इस तरफ जाओगे तो हमारी इंडियन वैली है, खाई है हमारी, तो उसको बचा। और पीछे आपके जो वजन है वो 17 किलो का वजन है, आपका अपना सामान है। ओके। तो आप वो संभलते संभालते आप किसी तरह से एक लोकेशन पे हम पहुंचे। वहां पे मुझे कुछ टॉफी के एक कवर जो होता है, टॉफी का रैपर, हाँ। उसमें मुझे कुछ ऐसा लगा कि इस लोकेशन का तो ये चॉकलेट, ये टॉफी है नहीं। Someone has already हाँ, तो infiltrated. ऑलरेडी उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो रखा था। हम्म। तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया हम्म। कि इसी रूट पे हमें जाना है। हम्म। तो जब उसमें सफर हमने करना शुरू किया, तो थोड़ी देर आगे जाने के बाद मेरे को क्लियर था कि आते तो यहीं से हैं। और मुझे जो पोस्ट बनानी थी वो एक पहाड़ी थी सामने। सामने मैं कहूंगा बिल्कुल मेरे से 10-15 मीटर पे थे, क्योंकि हम बिल्कुल पतले से ही एक टेरेन में चल रहे थे, एक पतला सा ही वो जो इलाका था। तो मुझे जो पहाड़ी दिखी, मैंने अपना एक कंपास निकाला और मैं उसकी रीडिंग ले रहा था, जिसको आज हम जीपीएस कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं या मोबाइल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं गूगल पे। तो वो रीडिंग मुझे ठीक से मिल नहीं रही थी। अच्छा। तो उसके लिए आप थोड़ा डिस्टेंस पे जाओगे तब आपकी जो रीडिंग्स है वो सही होती है। एकदम करीब, जैसे आपको, आप कैमरा को किसी के बिल्कुल फेस के करीब ले आइए, वो ब्लर्ड होगा। तो वैसे हमारे कंपास में भी वैसे था कि वो जो कांटा है वो ठीक तरह से रीडिंग मुझे नहीं मिल रही थी, ईस्ट की, वेस्ट की, नॉर्थ की, साउथ की। तो मैं बोला, मैंने डिसाइड किया कि बनाना तो है पोस्ट, उसमें पीछे नहीं हटना है, लेकिन रीडिंग कैसे लें। तो मैंने अपनी टीम को बोला कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके उस पार जा रहा हूँ। अच्छा जी। मैंने अपने टीम मेंबर को ये भी कहा कि मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, नो वन टू फॉलो मी। मुझे रिस्क एज अ टीम लीडर पता था कि रिस्क क्या हो सकता है। तो जब मैंने उनको कहा तो वो तो खैर ऑर्डर सुनना ही उन्होंने। तो मैं तकरीबन 300-400 मीटर, लगभग यही डिस्टेंस, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके चला गया। ओके। और वहां से रीडिंग भी लेना था। और एक मुझे गड्ढा दिखा जिसमें राख थी, तो मुझे समझ में ये आया कि किसी ने यहाँ पे रात बिताई है। वो जैसे ही गड्ढा देखा, उसमें राख थी, और उससे मैं जैसे ही बाहर आया, गड्ढे के बाहर आया, तो मुझे एक ब्लास्ट सुनाई दिया, बूम करके एक धमाका हुआ जोर से। और वो धमाका ऐसे था कि कान बिल्कुल सुन पड़ गए, और मेरे मुंह से बहुत तेजी से निकला, आड़ पकड़ो फायर आया। अच्छा। जो मैं आपको इधर सेकंड्स में बता रहा हूँ, वहां पे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड था, यानी 1 सेकंड का भी, एक उसका भी छोटा हिस्सा, नैनो सेकंड बोल लीजिए या माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड बोल लीजिए। उस समय जितना मैं बोलता जा रहा था, मैंने पीछे पलट के देखा, तो मेरे बंदे मुझे देख रहे, और मेरे मन में ये चल रहा था कि ये रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे। और वो बोलते बोलते मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने पर भी मेरे बैक ऑफ माइंड में ये था कि मेरे आंखों के आगे से एक पत्थर उड़ कर गया। पर वो पत्थर नहीं था, वो मेरा अपना पांव था जो मेरी आंखों के सामने से उड़ के चला गया। उस टाइम पे कुछ था नहीं, पांव चला गया। जो मांस के टुकड़े थे वो मेरे यूनिफॉर्म में, मेरी वर्दी में चिपके हुए थे। मेरा चेहरा पूरा काला हो गया था, कान बिल्कुल सुन पड़ गए थे, और मैं जोर से चीख रहा था। वो बॉडी का रिएक्शन होता है, जब आपके साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो आप चिल्लाने लगते हैं। जब चिल्लाने लगा जोर से, उसके बाद जब नीचे गिरा, तो दर्द इतना था कि मैं अपनी हड्डियां देख रहा था, हड्डी देख रहा था, अपने नर्व्स को लटकता हुआ देख रहा था। और उस समय एक और भी चीज थी जो मेरे मन में थी, मेरे टीम मेंबर्स कि सामने से उस तरफ के पोस्ट से अगर फायर खुल गया तो मेरा जो होना था हुआ, वो भी जाएंगे। तो मैंने जोर से आवाज लगाई कि मेरी तरफ कोई नहीं आएगा, हम माइन में ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं। अब ये देखो इंडियन आर्मी की खूबसूरती। मेरा एक खालसा हवलदार था, वो दौड़ते हुए मेरे पास आया। अच्छा। और मैंने उसको बहुत गुस्से में बहुत चिल्लाया उस पे। उसको मैंने कहा कि मैंने गालियां भी दी। अच्छा। तो यू रिमेम्बर ऑल दिस? यस। ओके। तो क्योंकि जब आपकी टीम की बात आ जाती है और उनकी सेफ्टी की बात आ जाती है, फिर आपका अपना पेन गायब हो जाता है। दर्द बहुत था, लेकिन मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा फॉर डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर।
तो वो बंदा, उसके माथे पे कोई शिकन नहीं थी, दौड़ता हुआ आया, बोलता है कि साहब मैं घर जाने को तैयार हूँ, आप कर देना मेरा कोर्ट मार्शल, मैं आपको इस जमीन पे नहीं छोड़ सकता। वो बंदे ने मेरे को अपने कंधे पे उठाया, एंड द मोस्ट ऑनरेबल थिंग एक खालसा जो कर सकता है, उसने अपने सर की पगड़ी निकाली, जिसको हम फौज में पटका बोलते हैं, जब आप कॉम्बैट ड्रेस पहनते तो पटका होता है। उसने वो पटका निकाला और जितना भी मेरा पाँव उसको दिख रहा था, उसने, वो मेरी ड्रेसिंग थी, उसने उसको बांधा। अच्छा। और वही एक ड्रेसिंग थी जिसकी वजह से मैंने सरवाइव किया। उसके बाद वो मेरे को उठाकर अपने कंधे पे अपनी तरफ लेकर आया। इन सब के दौरान वो बैटल जोन था, सामने से फायर आ सकता था, वो लोग हमें देख रहे थे। अच्छा, उनको दिख रहा था? हाँ, दिख रहा था। ओके। अब किस कारण से नहीं आया होगा, या फिर जो भी मन में रहा होगा कि पूरे आ जाए, या फिर उसके बाद आप खोलेंगे फायर, मुझे नहीं पता। लेकिन उस टाइम पे ये था कि वो देख रहे हैं। तो इन सबको साइड में दरकिनार करते हुए बंदे ने कंधे पे उठाया, 400 मीटर इस तरफ आया, और उसके बाद हम वापस उसी रास्ते से चलने लगे। तब थोड़ा सा हिम्मत करके मैंने उससे कहा कि कहाँ जा रहे हो? ओके। तो बोला साहब वापस जाना है। मैं बोला यहाँ से जाओगे, मेरा जो होना था हो गया, अगर आप में से कोई भी फिसल गया तो आप लोगों की फैमिली है, तो साहब क्या करें? तो उस टाइम पे था कि आगे एक और रूट है, वहां चलते हैं। तब तक हमने हेलीकॉप्टर को बता दिया था रेडियो सेट से, और हम एक जैसे गुलमर्ग है बोल शेप में है, उसी तरह की पहाड़ी में है जो बोल शेप में है, जो सब जगह से, जैसे एक बर्तन होता है, एक घमेला होता है, या आप बोल दीजिए किसी तरह का, कि वो सब जगह से पहाड़ियां और बीच में खाली स्पेस, बीच में खाली स्पेस है, राइट। तो वहां पे मुझे जब लेकर गए, 2 घंटे तक मैं उनके कंधे पे था। और वहां पे जब हेलीकॉप्टर आया, तो हेलीकॉप्टर से बस मैंने रस्सा उन्होंने फेंकना था और मैंने बस हॉस्पिटल चले जाना था। तब तक दर्द इतना ज्यादा था कि आपका एक बॉडी का हिस्सा है ही नहीं, वो दर्द। और उसके बाद जब आप हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, लेकिन उस समय इतनी ज्यादा बर्फबारी शुरू हो गई कि हेलीकॉप्टर मेरे सामने से वापस चला गया। वाह। तो जो मेरा जो, Imagine. हाँ जी, तो मेरा जो पेन था वो डबल हो गया। और मुझे बोला गया रेडियो सेट पे कि आप वेदर का खुलने का इंतजार करो, मौसम के खुलने का इंतजार करो। और मैं वहां जमीन पे, आई वॉज द मैन ऑन ग्राउंड, वो उस जमीन पे मैं रह चुका था, तो मुझे पता था कि आज की रात तो वेदर क्लियर नहीं होगा। ये दिन में 1:30 बजे हुआ। ये कौन सा एरिया है? कौन ये सा? गुरेज सेक्टर जी। उन दिनों गुरेज में दोनों चीजें थी। आई थिंक अराउंड दिस टाइम व्हेन यू आर सेइंग, वहां पे काफी इन्फिल्ट्रेशन, बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती थी, आतंकवादी गतिविधियां बहुत थी, ऊपर से वो बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे, तो ये दोनों चीजें बहुत होती थी। तो जब हेलीकॉप्टर वापस चला गया, रेडियो सेट पे मुझे बोला गया कि वेदर क्लियर होने का इंतजार करो। मुझे पता था वेदर क्लियर होने वाला नहीं। तो मैंने एज अ टीम लीडर डिसाइड किया कि अगर यहाँ पर भी उन लोगों का एक मिला जुला कोऑर्डिनेटेड फायर आ गया, तो मेरे साथ साथ मेरी टीम भी वाइप आउट हो जाएगी। कितनी टीम थी आपके साथ? हम लोग 11 लोग थे मेरे को मिला के। तो मेरे लिए तो एक सिंगल सोल्जर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, है ना, क्योंकि वो एक इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। एब्सोल्युटली। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि हम यहाँ से चलते हैं। उन्होंने बोला साहब मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मेरे को उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट थी। मैंने बोला नहीं। ये दिन में जब 1:30 बजे हुआ, ये बातें करते करते 5:30 बज गए, और 6 बजे जब अंधेरा होने लग गया, तो हमने जर्नी। हाँ, तो उन्होंने अपने कंधे पे मुझे रखा, और हमने टहनियां तोड़ तोड़ के उसकी मशालें बनाई, क्योंकि हम जिस रूट से आए थे वो रूट हमें पता था, लेकिन जब जा रहे थे वो नीचे का रूट था, वो नहीं पता था हमें। ऊपर से बर्फ से पूरा रास्ता कवर हो चुका था। तो जब उनके कंधे पे लेकर वो मुझे चलने लगे, उस रास्ते से वो इतनी बार फिसल के गिरे कि मैं उसी हड्डी पे नीचे गिर जाता था। और उसमें इतना ज्यादा दर्द और इतना ज्यादा, लेकिन आपके साथ आपकी टीम चल रही है, एक भरोसा बैठ जाता था कि आपके साथ अच्छा ही होगा, अब इससे आगे कुछ गलत नहीं हो सकता। तब तक मैंने अपना मन बना लिया था कि आई एम गोइंग टू लिव। मेरे मन में कोई डाउट नहीं था, कोई इफ्स नहीं था, कोई बट नहीं था, मैं जीऊंगा, बस आगे क्या होगा वो नहीं था मेरे मन में। सो दिस वाज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू सॉ। फर्स्ट लाइन, आई एम गोइंग टू लिव। उसके बाद हम तकरीबन
12:30 बजे रोड पर पहुंचे। रोड पर एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस मुझे जब जहाँ पे लेकर गया वहां पे 2:45 बज रहे थे। तो तब तक मतलब आपने 6 बजे स्टार्ट किया जर्नी, हाँ 6 बजे से लेकर मॉर्निंग 2:45, नेक्स्ट डे हाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग मॉर्निंग। 3 बजे हालांकि तक। 1:30 बजे मेरी कैजुअलिटी हो चुकी थी। हम्म 1:30 बजे से 6 बजे तक हम पहाड़ों में थे। 6 बजे से रास्ते में थे, 12 बजे तक, 12:30 तक। 12:30 से मैं एम्बुलेंस में था जो 2:45 में मेरे को वहां पे छोड़ा। वहां पे क्योंकि बर्फबारी शुरू हो गई थी, इसी कारण से वहां पे पेन किलर नहीं पहुंचा था। नॉर्मल ओके। पेन किलर तो ठीक थे, एक आईवी ड्रिप था, बाकी सब थे, लेकिन मैं बिना पेन किलर के 23 घंटे तक था। What kind of resilience you had? It's the biggest resilience one आई can डोंट have. इवन नो, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे जी गया। हम्म, तो आज भी बताते हैं, मेरा दूसरा टेन्योर था उधर, तो आज भी बोलते हैं कि उसी जगह पर अगर आज किसी की कैजुअलिटी हो जाए, उनको वहां से इवैक्यूएट करना, लाना बहुत मुश्किल है। आप कैसे आए? तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आया। या तो मैं ये कहूं कि मेरी जो टीम का जो मोराल या टीम का जो कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर था, और मुझे हौसला भी दे रहे थे, साहब जी, ओ साहब जी कुछ नहीं, साहब जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, साहब जी हिम्मत रखो। और हिम्मत खैर ऑलरेडी बड़ी थी उनकी वजह से, तो शायद वो एक चमत्कार हो सकता है। और 3 बजे जब मैं अपने मेडिकल उसमें एमआई रूम के उसमें ड्रेसिंग स्टेशन में पहुंचा, जिसको हम एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन बोलते हैं, तो वहां पे जो एनसीओ था हमारा, उसको मैंने बोला कि मुझे बिजी रखना, सोने मत देना, अगर थप्पड़ मारना पड़े तो थप्पड़ भी मार देना। एनसीओ मतलब नॉन कमीशन ऑफिसर, एक हवलदार होता है, नायक, उसके बाद हवलदार, तो वो हवलदार था, ओके। बड़ा तजुर्बेकार था। उसने मुझे बहुत बिजी रखा, मेरी पूरी लाइफ के बारे में जाना, सब कुछ पूछा। लेकिन उसके बाद जब मैंने टाइम पूछा, तो सिर्फ पहले जब शुरू हुआ 3 बज रहे थे, जब खत्म होके सब बता दिया पूरी जीवनी अपनी, तो 3:05 हो रहे थे। यानी आप इमेजिन करो कि मेरे लिए एक एक सेकंड 100-100 साल की तरह गुजर रहा था। सुबह 9 बजे वेदर क्लियर हुआ है, 11 बजे हेलीकॉप्टर तैयार हुआ है, मुझे हेलीकॉप्टर में डाला गया, और 12:30 बजे मैं 92 बेस हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पे मेडिकल सर्जन मेरा वेट कर रहे थे। और मैं वेट कर रहा था कि मैं बेहोश होने से पहले जो भी मेरे मेडिकल सर्जन होंगे उनसे बात करना चाहता हूँ। तो 23 घंटे ना तो सोया, ना तो होश खोया, बिना पेन किलर के था, बिना, मतलब आप जो बोल लीजिए, जो परिस्थितियां थी सारे मेरे विपरीत थी, उल्टा थी। तो जब मेडिकल सर्जन सामने आए, मैंने उनको एक ही चीज कही कि सर, डोंट एम्प्यूट मच, आई वांट टू प्ले बास्केटबॉल विथ माय सन। बस इतना बोल के बेहोश हुआ। और जो मेरी सर्जरी चली है वो तकरीबन 10-11 घंटे चली है। जब मुझे होश आया तो सर्जन, मेडिकल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर साइड में खड़े थे। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं जितना अपना बेस्ट कर सकता था मैंने किया। तो मैंने उनको कहा कि सर थैंक यू, इसके बाद मैं लाइफ में वापस पलट के नहीं देखूंगा इस हालात में। और वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। तो अभी हमने आपकी जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट्स है उसके बारे में डिस्कस किया, कैसे आपकी कैजुअलिटी ने जी। आपने कितना कुछ शिफ्ट किया। जब आपने अपनी सेकेंड इनिंग्स स्टार्ट की, व्हाट वर द थॉट्स दैट यू हैड? थॉट्स अगर मैं बोलूं कि जो मेरे माइंड में था कि इसके बाद लाइफ सेम नहीं रहने वाली है, चैलेंजेस आएंगे। पहले तो मेरी अंदर की लड़ाई थी कि मैं इतना जोश टाइप था, बंदों के साथ बास्केटबॉल खेलना, कंधे से कंधा मिला के, और उनके साथ हर एक्टिविटी करना। तो क्या मैं वो कर पाऊंगा वापस? क्योंकि मेरे लिए उनके साथ रहना उस टाइम पे, वो मेरे को सबसे टॉप प्रायोरिटी थी मेरे लिए। तो मेरे को लगा कि कहीं इस कैजुअलिटी की वजह से क्या मैं अपने बटालियन से, अपने ट्रुप से अलग हो जाऊंगा। अलग होने का कहने का मतलब है कि अब मेरा पूरा चार्टर ऑफ ड्यूटी या मेरे ये जो ड्यूटी का जो रोल है वो चेंज हो जाएगा। तो पहले वो टेंशन से जूझो। फिर उसके बाद जब आप वापस से यूनिफॉर्म पहन लेते हैं हॉस्पिटल से निकलने के बाद, तो लोग क्या मुझे वैसा देखेंगे जैसे पहले देखते थे, वो दूसरा क्वेश्चन। So you started fighting your own battles. यस। और आज लोगों के लिए भी मेरा एक सलाह है मेरी कि सबसे पहले अगर लड़ाई जीतनी है तो अपने आप से लड़ाई करके जीतो, कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या चीजें जो मुझे परेशान करती, मेरी खामियां क्या, और उसको मैं ऊपर कैसे उससे आ सकता हूँ। तो जब मेरी अपनी लड़ाई खुद से थी, तो मुझे धीरे धीरे मेरी क्लैरिटी बढ़ती गई, एक फोकस मेरा क्लियर होता गया।
तीसरा जो मेरे मन में था कि लोग मेरे को क्वेश्चन मार्क से देखेंगे हम्म, कि ये तो अब दिव्यांग हो गया है, क्या ये कर पाएगा, हम्म, क्या ये इसको हम क्या ये ड्यूटी दें करने के लिए। तो मुझे एक वो भी लड़ना था और ये हुआ फौज में, होता है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी की गलती गलती किसी की नहीं है, ये एक सिचुएशन वैसी होती है, डिमांडिंग सिचुएशन होती है कि वो आपका भला भी चाहते हैं कि आपको तकलीफ भी ना हो। आपने जितना करना था कर लिया, तो अब इसके बाद है कि अब आप बिल्कुल अपना सेफ रहें, सारे काम करें। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मेरे लिए था कि मैं डेस्क जॉब ना कर सकता हूँ, ना करूँगा। तो मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना था और ये अंदर से चाह थी। तो वेट कर रहा था बहुत ही ईगरली, बेसब्री से कि मेरे को पाँव कब मिलेगा। 3 महीने जो मैंने हॉस्पिटल में बिताए, वो 3 से 4 महीने में मैंने अपने बारे में जानना शुरू किया। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी क्वालिटीज़ क्या है, हम्म, मेरी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ वो क्या है, मेरे अंदर और क्या-क्या अच्छी चीज़ें जिसको मैं सीख सकता हूँ। तो जब इन और ये भी जैसे मैंने बोला आपकी लड़ाई खुद से होनी चाहिए। तो जब मैंने खुद से लड़ाई की तो मुझे ये सारी चीज़ें खुल के बाहर आई। और फिर मैंने मन बना लिया कि अब मैं सारी चीज़ें सीखूँगा, खुद पे काम करूँगा। उसके बाद जब दूसरी एक्टिविटीज़ थी, उसके बाद मेरे लिए सब स्मूथ हो गया। तो ये जो आपने एक्सप्लेन किया, आपका जो इनर स्ट्रगल, इनर फाइट जी। विद योर ओन सेल्फ, व्हाट वर द लेसन्स दैट यू लर्नड? लेसन्स जो मैंने जो जो सिखलाई है खुद के लिए मैंने जाना, पहले तो नेवर गिव अप वाला जो हमें फ़ौज में पहले दिन से सिखा दिया हम्म, जाता है। हम्म, दूसरा है मैंने अपने माइंड को चैलेंज करना शुरू किया। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कर सकता। हम्म, मुझे आंसर मिलता था नो, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो मैं क्यों रोकूँ या मैं क्यों रुकूँ? हम्म, ठीक है। तीसरा, मैंने अपनी सारी क्वालिटीज़ को याद कर ली। तो आपकी जब अपनी क्वालिटी बढ़ जाती है, तो आपको फिर कोई भी चैलेंज चैलेंज नहीं लगता है। चौथा जो मैंने सीखा, सो व्हाट? तो क्या? हम्म, ये हो गया, सो व्हाट? हम्म, अब आगे करना है कुछ अच्छा। और लास्ट में जो मैंने खुद के लिए सीखा कि जब आप अपने बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हो, जब आप अपने बहुत ही खराब टाइम पे होते हो, बहुत ही बुरा समय चल रहा होता है, उस समय अपने अच्छे समय को उस समय, उसी समय आप याद करो, आपका जो पुराना अच्छा समय हम्म, कि मैं ऐसे था या थी, मैं वैसा भी कर चुका था, मैंने इतना अचीवमेंट किया, प्राइज़ लिया, मम्मी-पापा ने गिफ्ट लाया, दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छे से रहा। वो जब आप अपनी अच्छी-अच्छी चीज़ों को याद करोगे ना, आप उस वक़्त माइंड जिस इमेजिनेशन पे ले जाता है और वापस लेकर आता है, तब आपके चेहरे पे तब तक स्माइल होगी। वो हम्म, स्माइल आपके उस समय के दर्द को भुला देता है। और जब आप अपने उस दर्द को भुला देता है, तो आपके अंदर वो चेंज लाने की जो क्षमता है, पहला कदम आप ले चुके होते हो और वो क्षमता बढ़ जाती है। तो ये सब मेरी सिखलाई थी। इनक्रेडिबल, मतलब इतना कुछ आपकी ये पूरे जर्नी बोलेंगे, क्योंकि आई नो वो सिर्फ 24-25 घंटे का टाइम स्पैन था, बट आपने जो बोला, जो आपने जिया वो कैजुअलिटी के दौरान, दैट वाज लाइक अ एंटायर लाइफ यू लिव्ड, राइट? यस। एंड एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड वाज लाइक पता नहीं जी, कितने आवर्स बन गए थे। जी, तो इस पूरे जद्दोजहद के बाद, ये जो पूरा आपका टर्मोइल, स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, जो भी सारे फ्लेवर्स हैं, उनके बाद जो एक इंसान उभरता है, वो डिसाइड करता है सडनली कि उसको पैराग्लाइडिंग करना है। जी, Isn't it impossible, even जी, to dream and think about it? जी, So how did you decide कि आपको पैराग्लाइडिंग करनी है जी, फिर से? After losing your one limb, which यस, is like impossible. यस। सो अभी आप वापस चले जाइए वो इंटरव्यू पे, जब मुझे नहीं पता था कि मैं कभी शायद पैराग्लाइडिंग करूँगा। पैराग्लाइडिंग करूंगी, आपने बताया अभी जी, तक कि मतलब जी, वो कैसे आप मतलब विरार में। जी, हाँ। वो तो खाली पेपरों में पढ़ते थे, जाने का देखने का भी था नहीं मौका। तो जब ये सब हो गया कैजुअल्टी, तो मैंने आर्मी हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट करी, बहुत लेटर भेजा कि मेरे को बटालियन वापस जाना है, अच्छा। क्योंकि मेरे लिए जीना मरना मतलब बटालियन था। हम्म, तो मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ? तो उनका भी आया कि भैया तुम अपनी फैमिली लाइफ जियो। हम्म, तो मैंने बोला नहीं, मेरी फैमिली तो मेरी ट्रूप्स है।
तो जब मैं वापस पहुंचा तो ऐसे होता है कभी कभी कोई जाने अनजाने में आपसे ऐसी बातें बोल जाता है। तो मुझे भी ऐसे किसी ने, मेरे सीनियर ने बोल दिया। मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि आपके लिए आर्मी की जो जरूरत है या मिशन है या ऑपरेशन है वो सर्वोपरि है, हाँ, सबसे बिल्कुल। ऊपर आता है। तो किसी ने मुझे देख के कहा, जो मेरे सीनियर थे, कि यार तू वापस क्यों आ गया, तू हम पे बोझ ना बन जाए। अब मेरे पास दो तीन चीजें थी, या तो मुझे बुरा लगता, मायूस हो जाता, या तो मैं वापस से ऑप्शन लेके मैं कहीं बाहर चला जाता। लेकिन तब तक मैं अपने बारे में जान चुका था। तो किसी के बोलने से मैं अपनी पर्सनालिटी को, और खास करके नेगेटिव बोलने से, मैं अपनी पर्सनालिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मैंने बहुत मतलब मुश्किल से वो हासिल किया, हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे दर्द में। तो वो इतनी मजबूत हो गई थी। तो फिर मैं जब अपने कमरे में गया तो मैंने सोचा कि हो सकता है शायद ये खुद के लिए मैं बिलीव करने लग जाऊं कि शायद मैं लायबिलिटी ना बन जाऊं अपने परिवार पे, अपने ट्रूप्स पे। अच्छा, करने का जज्बा था कुछ, लेकिन क्या करूं क्या करूं। तो वो पैराग्लाइडिंग मेरे को सडनली याद आया, पैराग्लाइडिंग करते हैं। तो पहले की थी आपने कभी? नहीं नहीं नहीं, वो इंटरव्यू वाला वर्ड याद आया। मतलब आपने इसके पहले कुछ नहीं, पैराग्लाइडिंग कभी नहीं किया था आर्मी में? बिल्कुल नहीं किया था। ओह, मैं अपने इट्स नॉर्मल जो क्वाइट हमारे जो इनक्रेडिबल। ऑपरेशन थे, नॉर्मल डे टू डे रूटीन था, बस मैं वही करता था फौज में। अच्छा, पैराग्लाइडिंग का मैंने कहा ना, मेरे को पी भी नहीं पी पता भी था। नहीं पता था। तो तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ करते हैं, जज्बा। तो पैराग्लाइडिंग मेरे को याद है, तो मैंने उन दिनों इंटरनेट भी कुछ खास नहीं था, ईमेल बहुत बड़ी बात होती थी। उसके लिए भी आप परमिशन लेके पहले मार्केट जाओ, ढूंढो, फिर और ढूंढो कहाँ पे हो सकता है। तो मैंने पूरी जान लगा दी, 4 महीने पूरा ढूंढा कि कहाँ पे हो सकता है। तो एक बंदा है, मिस्टर गुरप्रीत धिंडसा, मैं उनको अपना मेंटर भी मानता हूँ। वो गुरदासपुर के हैं, बट वो बीड बिलिंग हिमाचल में फ्लाई करते हैं। उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया ईमेल के थ्रू कि मैंने ये पढ़ा और आ जाओ। अच्छा। तो छुट्टी लिया मैंने। छुट्टी भी बहुत मुश्किल से मिली, क्योंकि मेरे सीओ जो थे, कमांडिंग ऑफिसर, वो हमारे लिए फादर फिगर थे, और उनको पता था ये कुछ खुराफाती करने जा रहा है। तो उन्होंने मना कर दिया। उनको माइंड में था चोट लग जाएगी कुछ, और सही है, उनकी बात भी सही थी, लेकिन मेरा जिद भी ज्यादा था। तो मान गए, मैं गया। तो जब उन्होंने, गुरप्रीत ने मेरा जो स्टेटस कंडीशन देखा, उन्होंने बोला, यार मैंने इतना ही इमेजिन किया था कि आपकी इतनी ज्यादा चोट है, तो मैं शायद नहीं सिखा पाऊंगा। तो अब तो मैंने जिद पकड़ ली कि अच्छा। नहीं, अब तो मैं सीख कर ही जाऊंगा। तो फिर उन्होंने ट्रेन करना शुरू किया, और पहला दिन जो मेरी पहली फ्लाइट थी, वो इतनी एडवेंचर से भरी थी, या फिर इतनी उथल पुथल के साथ थी, कि पहली फ्लाइट में ही मैं जाके पहाड़ी से टकरा गया, और अच्छा। बुरी तरह से टकराया। और इस टाइम पे आप अकेले कर रहे थे कि मतलब वो साथ में होते मैं हैं? नहीं, उन्होंने पूरा समय मेरे को दिया था, अच्छा। किसी और को नहीं। वो बहुत बड़े इंस्ट्रक्टर थे, इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग में उनका बहुत नाम था। वो बंदा ऑलरेडी दुनिया सारी ट्रेनिंग छोड़ के मेरे लिए बैठा था। तो जब उन्होंने मेरे को देखा कि मैं पहाड़ी से टकरा और धड़ 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 करके कितने ही मीटर्स नीचे तक चला गया, वो देख रहे हैं दूसरी पहाड़ी से कि मैं नीचे 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 जा रहा हूँ, उनको लगा कि ये गया। अच्छा। तो रेडियो सेट पे उनका आया कि डीडी, आर यू ओके? तो मैंने लिखा हाँ, आई एम ओके। तो उसके सांस में सांस है, सांस है। वो नीचे आए, 17 किलोमीटर नीचे आए पूरा ड्राइव करके। अच्छा। और मैं तभी वहीं बैठा था, तब थोड़ा बहुत दर्द था। तो उन्होंने बोला, भैया आप जाओ वापस। तो मैंने बोला, मैं नहीं चाहता, आप मेरे को सिखाइए। तो मैं बोला, मैं आज एक और फ्लाइट करूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं, वो भी जिद्दी थे, इंस्ट्रक्टर थे। तो बोले नहीं, आज नहीं, आज पहले रेस्ट करो। फिर इसी तरह से उन्होंने देखा कि हाँ, ये बंदा सीखता जा रहा है, सीखता जा रहा है, सीखता जा रहा है। और तब वो लाइन जो मेरी लाइफ से बहुत ज्यादा क्लोज जुड़ गई है, when people doubted my ability to walk, I decided to fly। तो वो वहां से वो बनी लाइन। एंड आज तो खैर किताब भी है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो वहां से मैंने पैराग्लाइडिंग का पहली मेरी शुरुआत वहां से हुई। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2003 4 4 के दौरान। 20 साल हो गए आपको? ज्यादा हो गए, हाँ। तो 2004 मार्च में मैंने पैराग्लाइडिंग शुरू की। कैजुअलिटी हुई है 2002 में अक्टूबर में। 6-8 महीने रिहैबिलिटेशन में चला गया।
देख रेख में हॉस्पिटल में। उसके बाद 6 महीने जब बटालियन में पहुंचा तो वहां पे चला गया, आपके ट्रुप से मिलना, खेलना, बास्केटबॉल, हर तरह की एक्टिविटी। उसी दौरान ढूंढना पैराग्लाइडिंग कौन करवाएगा, और जब एक्चुअल करना शुरू हुआ तो मार्च 2000, मुझे आज भी याद है, 13 मार्च 2004 में मैंने अपना पहला पैराग्लाइडिंग का वो लीप लिया था जी। अमेजिंग। आपने तो काफी सारे अवार्ड्स भी लिए हैं, उसके जी बाद लिम्का बुक ऑफ जी 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 रिकॉर्ड्स में आपका जी नाम है, और बहुत मतलब देयर इज सो मच ऑफ कवरेज जी दैट वी हैव सीन, and you have been a role model for जी many youngsters and all those who are questioning their decisions in life. यस मतलब काफी सारे लोग जो होते हैं वो सेकेंड इनिंग्स जो शुरू करना चाहते हैं, जी where they want to start again, but they're confused and they question themselves. You're a living example. जी So isn't it incredible that एक छोटा डिसीजन जो आपने लिया और वो इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन हो गया? बहुत हाउ डू बड़ा यू सी इट? मतलब इतने अवार्ड्स, इतने रिकॉग्निशन, जी। आज कैसे लग रहा है आपको? नहीं, ये तो अपने आप बोलते हैं ना, रास्ता बनता गया, कारवां जुड़ते गए, तो ये आता गया। ठीक है, ये अच्छी बात है, एक मोटिवेशन बना रहता है, लेकिन मेरा फोकस तब भी क्लियर था कि लड़ाई आपकी अपने आप से होनी चाहिए, खुद से। तो जब मैंने पैराग्लाइडिंग में देखा मैं अपने दोनों पाँव पे लैंड कर सकता हूँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था। अच्छा। उसके बाद मैंने जब देखा तो उसी में मैं बिल्कुल घुस गया उसी में। तो फौज से भी थोड़ा बहुत उनको फौज में आप एक बैटल कैजुअलिटी हो, वॉर वुंडेड सोल्जर हो, तो फौज कभी नहीं चाहेगी कि आप फिर से रिस्क लो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप अपना रोल कर चुके थे। हाँ। लेकिन फौज में कन्विंस करना कि नहीं मैं तैयार हूँ, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहां से भी पैराग्लाइडिंग फौज ने भी करवाई। और एक चीज मैंने देखा, आप एक कदम लो, फौज आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ेगी। आप एक प्लेटफॉर्म के लिए मांगो, आपको 10 प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये इंडियन आर्मी की खूबसूरती है। अब बहुत कन्विक्शन से कह रहा हूं। कन्विक्शन। जी। तो उन्होंने प्लेटफॉर्म देते गए। उसके बाद मैंने सेकंड एक्टिविटी शुरू की, बुलेट चलाना शुरू किया। मैं तकरीबन 10-11 साल में 1.5 लाख किलोमीटर का सफर कवर किया। 2011 से लेके 2020-21 तक 1.5 लाख किलोमीटर मैंने चलाया। उसके बाद मैंने मैराथन में घुसा। मैंने मैराथन करना शुरू किया। आर्टिफिशियल लेग में मैंने 21 किलोमीटर की जब अपनी जिंदगी की जो पहली दौड़ मैंने दौड़ा, वो 2 घंटे 20 मिनट में कवर किया, 21 किलोमीटर। और उसके बाद उसमें भी शामिल हो गया। तो कहने का मतलब है, फिर स्कीइंग किया कश्मीर में, और अभी सर्फिंग कर रहा हूँ आजकल गोवा में जाके। जी। मतलब आप अपने लड़ाई आपकी खुद से। मतलब आपकी जो डायमेंशन है उसको इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं ना आप। और आगे क्या करूंगा पता नहीं, बट डेफिनेटली कोई ना कोई एक्टिविटी करूंगा। कहने का मतलब है कि आप जब लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, आपके डिसीजन लेने की जो काबिलियत है, कैपेसिटी, वो बढ़ जाती। कैसे बढ़ती है? वो बढ़ती है जब आप कुछ ना कुछ हर 3 महीने में एडवेंचर करते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि रिस्क वाले एडवेंचर करो, नहीं। एडवेंचर का मतलब साइकिलिंग भी हो सकती है। आप ट्रैकिंग पे जाइए, आप साइकिलिंग करिए, आप स्विमिंग करिए, आप कुछ भी करिए जिससे कि आपको फिजिकली थोड़ा सा एक्टिविटी भी बढ़ती है, और आपके माइंड को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि आज मैंने कुछ किया, आई कैन डू दिस। उसकी वजह से आप है वो आपकी अपनी एक्टिविटी। लेकिन जब आप लोगों के लिए बड़ा बड़ा डिसीजंस लोगे, आप बिल्कुल ऐसे स्नैप ऑफ द मोमेंट में लोगे, और वो डिसीजन सही होगा, क्योंकि आप उस टाइम पे ज्यादा नहीं सोचोगे इसका क्या, उसका क्या, उसका वैसे हो गया तो क्या। नहीं, डिसीजन इज अ प्रोसेस। रिजल्ट आना नहीं आना वो आप वो हाल पे छोड़ दीजिए। तो ये चीज मैंने खुद के लिए भी लागू किया कि जब आप उस पड़ाव में आते हैं, जब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि अब क्या करें, रिटायरमेंट होने के बाद, जैसे अभी आपने पूछा आपकी सेकेंड इनिंग, तो किसी भी फौजी के लिए या किसी भी इंसान के लिए जो अपने 20-25 साल 30 साल लगा के रिटायर होता है, उसके लिए वो आसान नहीं था। मेरे लिए भी वैसे ही था, मुश्किल था। और सबसे बड़ा था कि आप एक रूटीन में थे, आपका एक डिसिप्लिन था, आपका टाइम था, आप सब चीज टाइम टू टाइम।
अब बाहर की दुनिया में आने के बाद वो बिल्कुल उसका उल्टा होता उल्टा हो गया, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर है। एवरीथिंग, Yes, राइट? आपने शायद बुक भी लिखी। जी अभी वी हैव समवन who's paraglider, who's surfing, who's running a marathon, cycling, biking, जी and now also an author, right? जी तो ये इतना सब जो जज्बा है आप में कुछ करने जी का, मुझे नहीं लगता आजकल इतने सारे यंगस्टर्स हैं, जी मतलब दे आर सो कंफ्यूज, इतना डिस्ट्रैक्शन है, मतलब और इजी सब कुछ चाहिए, सब कुछ आसान यस से चाहिए, ऐसे शॉर्टकट शॉर्टकट एंड इसकी वजह से कितना सारा कंटेंट भी वायरल हो रहा है, 3 टिप्स फॉर बिकमिंग यस दिस, यू नो, अर्निंग यस मनी विदाउट डूइंग बट वो एनीथिंग, लिप सर्विस है एक्चुअली। तो राइट? सो इससे उभरना, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ जनरेशंस अच्छे तरीके से सीख के चेंज हो सकती है आज के मुकाबले। जैसे शॉर्टकट की बात करें ना, अगर आपको रियल टाइम में रियल शॉर्टकट चाहिए तो रियल शॉर्टकट है लॉन्ग वाली मेहनत। लॉन्ग वाली मेहनत का मतलब है पहले खुद को जानो। मैं अभी भी लोगों से बोलता हूँ कि आप होमवर्क करिए कि मेरे अंदर 25 क्या क्वालिटीज है, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है। मैं आजकल के बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि इवन आप अपना सामान सही जगह से उठा के सही जगह पे रख दो, वो भी एक अचीवमेंट है। That's also a life skill, यस right? एक लाइफ स्किल, एक लाइफस्टाइल है। वो आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाएगा। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, फिर अपने टाइम की डिसिप्लिन को आप रखोगे, फिर लोगों से जब मिलोगे तो वो आपका कमिटमेंट आपकी आंखों में देखेंगे, वहां से आपका रास्ता एक बनता जाएगा। सो आज के यूथ के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जितना खुद के लिए जितना चैलेंज पैदा करोगे, और किसी और के लिए नहीं, कंपटीशन खुद से होना चाहिए। अपने आप को जितना अपग्रेड करोगे कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानता, एक एग्जांपल है, तो मैं इसमें घुसता हूँ, क्या हो सकता है, ज्यादा लोग हंसेंगे तो मैं आपको बता दूं कि लोग सिर्फ 40 सेकंड हंस सकते हैं, उसके बाद इनके गाल दर्द होने लगते हैं। बिल्कुल। तो जब वो सीधे बैठ जाएं तो आप अपना पब्लिक स्पीकिंग शुरू करिए शीशे के सामने। जो भी चीजें, हर चीज फर्स्ट टाइम होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे लिए ऑथरशिप आसान नहीं थी, और खास करके जब आप सिख रेजिमेंट में होते हैं, जो मेरे व्यूअर्स है वो समझ सकते हैं, जब आप सिख रेजिमेंट में होते हैं तो आप ग्राउंड सोल्जर होते हैं। पढ़ाई लिखाई बाद में, आप ग्राउंड में उनके साथ रात दिन हो, या सो फॉर दैट मैटर एवरी सोल्जर, बिल्कुल। तो आप पढ़ाई लिखाई से दूर हो, आप ग्राउंड की जमीनी हकीकत से जुड़े हो। तो मेरे लिए एक ऑथर बनना मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये ऐसे हुआ कि जो पब्लिशर हैं मिस्टर राजन आर्या, वेरी फाइन जेंटलमैन, तो एक दिन वो किसी और कारण से मेरे ऑफिस में आए थे। मेरे ऑफिस में नहीं आए थे, वो किसी और कारण से किसी को मिलने आए थे, और उनको मेरे ऑफिस में गाइड कर दिया कि आप यहाँ बैठिए और थोड़ी देर बाद आपको बुला लेंगे। ओके। उस टाइम पे मैं नहीं था, मैं गया था किसी और कारण से कहीं बाहर। तो मेरे ऑफिस के टेबल पे मैंने कुछ अपने अचीवमेंट्स के आर्टिकल्स उस तरफ करके रखे थे, ताकि सामने जो भी बैठे उसको पढ़ सके और उसका टाइम पास हो और ज्यादा वेट करना ना पड़े। तो उन्होंने मेरे पूरे आर्टिकल्स पढ़ लिए। जब मैं पहुंचा ऑफिस में तो बोलते, अरे मेजर साहब, तब मैं मेजर था, अरे मेजर साहब ये आपने इतना सारा यहाँ पे क्यों लगा रखा है, आप बुक क्यों नहीं लिखते? मैं बोला, अरे नहीं सर, ये बुक मेरे टेस्ट का नहीं है, कुछ बुक नहीं। तो बोले, अरे नहीं आप लिखो, बहुत मोटिवेट किया। तो फिर उन्होंने 2 साल, 1.5-2 साल 2.5 साल मेरे पीछे ही पड़े रहे। कभी फोन आ जाता, मेरा नंबर ले गए थे, फोन आ जाता, हाँ मेजर साहब बुक का सोचा कुछ? मैं बोला नहीं, अभी तक नहीं सोचा। फिर अगली बार, सोचा कुछ? नहीं सोचा, नहीं सोचा, नहीं। एक दिन हद हो गई, जैसे कहते हैं ना। तो उन्होंने बोला, आप ऐसा करिए, अपने सारे एक्सपीरियंस, आप वो येलो स्टिक पैड है, आप उसमें लिखिए, एक थैले में भरिए और मुझे दे दीजिए, मैं लिख लूंगा। तो मुझे बड़ा ऐसे लगा कि देखिए, जो मेरे लिए ज्यादा इतना सोच रहा है, वो मेरे लिए इतनी सारी चीजें सोच रहा है, तो मैं खुद के लिए इतना क्यों नहीं सोचा। मेरे लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग भी हो गया कि वो जेंटलमैन मेरे को बोलता जा रहा है और मैं उसको तवज्जो नहीं दे रहा। फिर बोला, नहीं सर, इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं लिखता हूँ। जब बैठा तो 6-8 महीने में पूरी किताब लिख डाली, और अब वो किताब बहुत पॉपुलर है, उसकी 20,000 से ज्यादा कॉपी बिक चुकी है। और इसका टाइटल भी वही है, व्हेन पीपल डाउटेड माय एबिलिटी टू वॉक, आई डिसाइडेड टू फ्लाई। और इसकी रॉयल्टी वॉर वुंडेड फंड ऑफ इंडियन आर्मी को जाती है। ये किताब रीडर्स ने अपनी खुशी से इसको मराठी में ट्रांसलेट किया है,
जिसका नाम है पंगुम लक्तम गिरिम, जिसको मैं इंग्लिश में कहूंगा इफ गॉड विलिंग इवन द लेम कैन क्रॉस द माउंटेन। वाओ। उसकी तीसरी किताब जो बनी वो है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ब्रेल लैंग्वेज में, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। वो भी किस रीडर ने, मिसेस सुनित्रा जोग हैं, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया बहुत मेहनत से। इट इज नॉट अ इजी थिंग। इजी थिंग। जी। फिर उसके बाद निकली हिंदी में उड़ान हौसलों की, जिसको मैंने माननीय राष्ट्रपति जी को भेंट किया ये किताब 9 सितंबर 2024 को। उन्होंने भी इस चीज की सराहना की। अब ये गुजराती में पब्लिश हो चुकी है, ये कभी भी रिलीज हो जाएगी, और इसके बाद कोंकणी लैंग्वेज में आ रही है। वाओ। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये जिन्होंने इसको पढ़ा है वो अपनी खुशी से इसको बना रहे हैं, और वो भी मैं सुनित्रा मैम ही कर रही है उस पे काम। तो वंडरफुल पर्सन, एंड वो उसमें और जान डाल देते हैं। तो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, जहाँ पे बैटल जोन में, जहाँ मेरे वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी, और मैं वापस आ भी जाता तो दुनिया भर को ब्लेम करता कि इनकी वजह से हुआ, या फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स। मेरे लिए वो भी आसान था, लेकिन वो सफर से पहुंचते 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 आज एक ऑथर बनने के बाद अभी मेरी गाड़ी यहाँ रुकी नहीं है, और भी आगे जाएगी। So I think you talk about being shameless in pursuit of जी। dreams. So what's that? ये जो बीइंग शेमलेस है, ये एक शब्द नहीं है सिर्फ। बीइंग शेमलेस का मतलब है कि झिझक मत करो, बेशरम बनो, लेकिन बेशरम मतलब वो वैसे वाला बेशरम नहीं। बेशरम का मतलब है किसी चीज में झिझक ना करो। हमारी आधी जिंदगी सिर्फ यही सोचने में निकल जाती कि वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेंगे, के लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम है जो। आई थिंक एक बहुत अच्छा सेइंग है, मैंने कहीं पर पढ़ा था, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यस, तो बहुत सही। ये मैंने बहुत पहले इसको ओवरकम कर लिया था। जब लोग आप पे हंस रहे, जैसे मेरी बोर्डिंग स्कूल की मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है किताब में, कि मैं पतला दुबला था, मेरा मजाक उड़ाया जाता था, और ये हर बच्चे के साथ होता है बोर्डिंग स्कूल में। तो वो जो बॉडी मैंने शेमिंग, बॉडी शेमिंग, फिर उसकी वजह से बहुत चीजें और जुड़ जाती है, कि आपके बॉडी शेमिंग के साथ साथ आपकी कोई और फनी चीजें, आपको वो लेट आ गए आप, या पूरे क्राउड में, पूरे भीड़ में, फॉलिन में, असेंबली में आप ही के ऊपर पॉइंट करके बोला जा रहा है, क्योंकि फिर आप नमूना बनते जाते हो। तो जब आप नमूने बनते गए तो फिर मैंने बोला नहीं, मैं इस तरह से नहीं रह सकता। तो जब मैं कॉलेज लाइफ में आया तो ये बी शेमलेस वाला अप्रोच मैंने जब इसको अडॉप्ट किया, ये साइकोलॉजी में जब मैं घुसा, तब ये कहीं ना कहीं मेल खा गया, कि जो मैं सोच रहा था वो तो पढ़ाई में, थ्योरीज में भी है, फिर उसको मैंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। और ये मेरे को कहाँ पे काम आया, कि पब्लिक स्पीकिंग, ये आजकल के यूथ के लिए मैं बताना चाहूंगा, डेथ इज नॉट द बिगेस्ट फियर। पब्लिक स्पीकिंग दुनिया की लिस्ट में सबसे बड़ा डर है लोगों के में, और मैं उसको पहले काउंटर करता हूँ कि आप जैसे भी बोलते हो, अच्छा बोलते हो, नहीं अच्छा बोलता, पब्लिक के सामने बोलना शुरू करो। जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, लोग हंसेंगे तो वो 40 सेकंड से ज्यादा नहीं हंस सकते, उसके बाद गाल दर्द होने लगता है। दूसरा, अगर आप केले के छिलके पे फिसल के गिर गए, लोग आप पे हंस रहे हैं, आप अपना हाथ झाड़िए, उठिए, और उनके साथ आप हंसना शुरू करिए, वो अपने आप चुप हो जाएंगे। तो बी शेमलेस इज अ मैजिकल वर्ड। अगर आप किसी शॉप में पूछ रहे हैं कि भाई ये सामान कितने का है, मैं एक बहुत ग्राउंड वाली एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल। हो सकता है वो आपको बोले जब लेना नहीं है तो पूछ क्यों रहे, हो सकता है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। आप पूछ रहे हैं तो आपका माइंड पूछ रहा है, आप किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो ये बी शेमलेस का जो एटीट्यूड है, वो मुझे बहुत जगह काम आया, कि ज्यादा से ज्यादा लोग हंसेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सो वॉट मैंने आपको बताया, सो वॉट, तो ये सो वॉट मुझे बहुत ज्यादा काम आया, और इसकी वजह से जो अगला चैलेंज है उसके लिए मैं तैयार होता गया। तो ये मेरा मैसेज है यूथ के लिए। इनक्रेडिबल। आई थिंक आज का जो कॉन्वर्सेशन था, अगर इसको हम माइन्यूटली डाइसेक्ट करें और समझे, इट्स फिनोमिनल। मतलब एक इंसान जिसके लाइफ में इतने चैलेंजेस होते हैं, in spite of that he raises above it, and then finally he is one of the accomplished speakers, one of the accomplished authors,
What else do you need in life? तो इसके बावजूद भी आप जी you are still in pursuit of जी, excellence. So what keeps you नहीं going? जी जी जी, तो अभी आपने जैसे कहा ना कि व्हाट एल्स, तो वो व्हाट एल्स मेरी लड़ाई या फिर मेरी जर्नी वो यहाँ रुकेगी नहीं। आगे क्या करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी करूंगा मैं मैं जो भी चीजें करता हूँ, लड़ाई खुद से जरूर है, लेकिन मोटिवेशन दूसरों के लिए मैं पैदा करता हूँ। मेरा काम है आज के यूथ के मैं माइंड को कैसे टच करूं, ताकि वो इसी देश का हिस्सा है। इस देश को अगर आगे ले जाएगा तो यूथ ले जाएगा। तो मेरा पूरा एक बड़ा एम उसी पर है। सो कुछ ना कुछ मैं आगे करता ही रहूंगा और लोगों को मोटिवेट करता रहूंगा। जी, Wow, thank you so much. It was such an inspiring थैंक conversation. यू। Um, Here comes the last part of our conversation, which is true or false. जी, तो हम आपका ओपिनियन चाहेंगे इसके ऊपर. After having this incredible conversation, यस, let's have a very interesting true and false round. जी, जी, आर्मी में सिर्फ और सिर्फ जंग होती है. ऐसा नहीं है, फॉल्स। मैं बताऊंगा। अच्छा. फॉल्स इसलिए कि आर्मी सिर्फ जंग के लिए नहीं बनी है। हम्म. जहां पर होना है वहां पर तो वी विल विन ऑल्सो, हम जीतेंगे भी। पर इसके अलावा जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, ये हमारा एक प्राइड ऑफ नेशन है। ये हमारे देश का गौरव है। तो ऐसा नहीं सिर्फ जंग के लिए बनी है, ये कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। चाहे वो हमारा डिसिप्लिन हो, चाहे वो हमारी ट्रेनिंग हो। और हमारी ट्रेनिंग सिर्फ वो आर्मी की ट्रेनिंग करके बाकी कंट्रीज की जो आर्मी है, फौज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग से ट्रेनिंग सीखते हैं। आप कॉर्पोरेट की दुनिया ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, वो हमारे ही ट्रेनिंग से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो सिर्फ जंग है ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। It's about leadership, it's about team collaboration, जी, it's about जी, never give up जी, attitude, so much. एंड रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। और ये एक देश का एक बहुत ही अहम पिलर है, एक स्तंभ है ये, जो आपकी देश की शक्ति को दर्शाता है बिना लड़ाई के। और देश की जो दूसरे देशों से मित्रता है वो उसको भी आगे ले जाता है। तो ये सब जितना आपकी आर्मी डिसिप्लिन है, जितना आपकी आर्मी लीडरशिप में आगे है, वो कंट्री और 4 गुना आगे जाती है। जी, फिजिकल स्ट्रेंथ ही सबसे जरूरी चीज है आर्मी में नहीं, आगे बढ़ने के लिए. फिजिकल स्ट्रेंथ एक हिस्सा है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो मन की शक्ति है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी आप सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो आप किसी एक चीज के लिए आप फिजिकली फिट हो, एक चीज यानी एक एक्टिविटी के लिए। फौज में 50 तरह की एक्टिविटी आती है, 50 से भी ज्यादा, आपके वो सोच के परे होती है। लेकिन आप सिर्फ फिजिकल पे ध्यान दोगे तो उस पर फिर एक अगला चैलेंज आएगा कि मैं तो सिर्फ इसी के लिए बना हूं। नहीं, जब हम मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं तो एक्टिविटी कोई भी आए, फिजिकल हो या सुपर फिजिकल हो, मन अगर स्ट्रांग है आप वो सब कर लोगे। तो इसके साथ साथ आपका, और इसीलिए हमारे जो सोल्जर्स है जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, बाहर की दुनिया की आर्मी से जब कंपटीशन करते हैं तो वो मेडल्स और सर्टिफिकेट्स और जीत कर आते हैं, झंडा लहरा कर आते हैं, ये सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से। तो फिजिकल बाद में आता है। जी। जो इंजर्ड सोल्जर्स कैन नॉट लीड अ नॉर्मल लाइफ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है। आई एम लीडिंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ, और मेरे साथी जितने हैं जिनके साथ कैजुअलिटी हो चुकी, जो अपने शरीर का एक हिस्सा खो चुके हैं, ऐसे बहुत मिलेंगे कि हमारे सैनिकों की बात कर रहा हूं, कि कोई उनको देखे तो शायद उनके इमेजिनेशन से भी परे कि ये कैसे कर लेंगे, जिंदगी कैसे जिएंगे, लेकिन वो हमें और आपको भी सरप्राइज कर देंगे। अच्छा. वो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, एक एडवेंचरस लाइफ जीते हैं, हमारे देश को पैरालंपिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, मेडल भी लेकर आते हैं।
तो अगर एक सैनिक घायल होके ऑफिस में भी बैठा है तो वो उतने ही अच्छे से करता है जितना उनका एक नॉर्मल काउंटर पार्ट कर रहा है। तो एक नॉर्मल सैनिक जो कर रहा है वो भी कंधे से कंधा लगा के कर रहे हैं। तो ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है और मैंने अपने काफी सीनियर्स को देखे। ऐसे भी हैं, आप शायद आप शायद विश्वास ना करें, एक मेरे सीनियर हैं, उनके दोनों हाथ दोनों पाँव एक एक्शन में उड़ गए, ओह, लेकिन इसके बावजूद वो ऑफिस में अपना सारा काम, उनकी मूवमेंट, किसी की भी हेल्प नहीं लेते वो। इट्स अनबिलीवेबल। जी, तो ये हमारी सिखलाई है, नेवर गिव अप। तो ही कैन लीड और शी कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ एक कैजुअलिटी के बाद। जी। Interesting. Army is not involved in any humanitarian work. नहीं, ऐसा नहीं है। आर्मी ह्यूमैनिटी हमारी जो बेसिक जिसको बोलते हैं फाउंडेशन, जो हमें जिस धागे से बुना गया है, हम भारतीय लोगों की बात कर रहा हूँ, वी इंडियंस, हमारा सिस्टम इतना खूबसूरत है, इतना बेहतरीन है कि वो फैमिली लाइफ से जब हम शुरू करते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखना, हम रेजिलिएंट बाय बर्थ है, बाय नेचर है, इंडियंस की बात कर रहा हूँ। तो आर्मी ह्यूमैनिटेरियन बढ़ चढ़ के करती है। मैं आपको बताता एज अ मेजर, देखिए आर्मी में आने के बाद फौज के अपने इतने काम है कि फौज को बाहर के बारे में सोचने का भी शायद वक्त नहीं है। हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारे अपने डे टू डे बहुत काम है, लेकिन इसके बावजूद आप सोचिए, मैं और मेरी तरह कितने ऑफिसर्स को फौज ने एक प्रोग्राम निकाला जिसका नाम था नो योर आर्मी। वो हमारी देश की जनता के लिए था। मैं पूना में रहकर 3-3, 4-4 घंटे सफर करके, ट्रैवल करके जाता था ऐसे ऐसे गांव में जहां उनके पाँव में चप्पल नहीं थी पहनने के लिए। अच्छा। और मैं उनको बताता फौज क्या है, फौज के बारे में। 3-4 साल बाद मुझे वही लोग दिखते हैं, बोलते सर आप वहां लेक्चर लेने आए थे, आपकी वजह से मैं फौज ज्वाइन कर गया। मैं जबलपुर के अंदर इंटीरियर में, मैं मुंबई में, जहां बोलो, एक तो वो आप कश्मीर चले जाए, तो जितनी भी हमारी बच्चे हैं वहां के, कश्मीर के यूथ है, उनके लिए फौज बढ़ चढ़ के इतना ज्यादा प्रोग्राम चलाती, चाहे पढ़ाई लिखाई की कोचिंग हो। बिहार और उत्तर प्रदेश से कोच बुलवाते हैं, उनके लिए आईआईटी की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, नीट की ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, ये सब फौज करवाती है और बढ़ चढ़ के करवाती है। ऐसा नहीं कि हमारा ऑपरेशंस पे ध्यान है या ट्रेनिंग पे ध्यान है तो हमारी जनता कुछ नहीं। तीसरा, जब आपदा आती है, बाढ़, बारिश या कोई एक बहुत बड़ी आपदा या इमरजेंसी आ गई है, अर्थक्वेक, वहां पे फौज दौड़कर बढ़ चढ़कर, जबकि ये हमारे बाकी बॉडी है जो गवर्नमेंट की बॉडी है, लेकिन फौज उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा। तो मैं कितना ही एग्जाम्पल देता जाऊंगा, कम है। जी, थैंक यू सो मच कर्नल गोयल, आप यहाँ पे आए और हमने ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन किया। जी, वी शुड एक्चुअली स्टार्ट अ सीरीज ऑफ कॉन्वर्सेशंस, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस साइकोलॉजी में है, वी शुड आल्सो एक्सप्लोर वेरियस डायमेंशंस ऑफ साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, एंड उसको कोरिलेट करना चाहिए हमारा करियर पाथ के साथ। वी शुड हैव many such conversations. You can plan it out. I'll be more happy to engage with you with reference to career in psychology, या फिर साइकोलॉजी का कितना महत्व है आज की दुनिया में, हमारे लिए भी, दूसरों के लिए भी। So I will do it. Thank you so much.